नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है प्रेम सूत्र। संसार में कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिन्हें दूसरों के मुख से अपनी स्त्री की सौंदर्य प्रशंसा सुनकर उतना ही आनंद होता है जिन्हें दूसरों के मुख से अपनी स्त्री की सौंदर्य प्रशंसा सुनकर उतना ही आनंद होता है जितनी अपनी कीर्ति की चर्चा सुनकर। पश्चिमी सभ्यता के प्रचार के साथ ऐसी प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पशुपतिनाथ वर्मा इन्हीं लोगों में से थे। जब लोग उनकी परम सुंदरी स्त्री की तारीफ करते हुए कहते, ओहो कितनी अनुपम रूप राशि है, कितनी अलौकिक सौंदर्य है। जब वर्मा जी मारे खुशी और गर्व के फूल उठते थे। संध्या का समय था, मोटर तैयार खड़ी थी। वर्मा जी सैर करने जा रहे थे, किंतु प्रभा जाने को उत्सुक नहीं मालूम होती थी। वह एक कुर्सी पर बैठी हुई कोई उपन्यास पढ़ रही थी। वर्मा जी ने कहा, तुम तो अभी तक बैठी पढ़ रही हो, मेरा तो इस समय जाने को जी नहीं चाहता। नहीं प्रिय, इस समय तुम्हारा ना चलना सितम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस मधुर छवि को घर से बाहर भी तो लोग देखें। जी नहीं, मुझे यह लालसा नहीं है। मेरे रूप की शोभा केवल तुम्हारे लिए है और तुम्ही को दिखाना चाहती हूँ। नहीं, मैं इतना स्वार्थानंद नहीं हूँ। जब तुम सैर करने निकलो, मैं लोगों से यह सुनना चाहता हूँ, कितनी मनोहर छवि है, पशुपति कितना भाग्यशाली पुरुष है। तुम चाहो, मैं नहीं चाहती, तो इसी बात पर आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भी मत जाओ, हम दोनों अपने ही बाग में टहलेंगे। तुम हौज के किनारे हरी घास पर लेट जाना, मैं तुम्हें वीणा बजाकर सुनाऊंगी, तुम्हारे लिए फूलों का हार बनाऊंगी, चांदनी में तुम्हारे साथ आंख मिचौनी खेलूंगी। नहीं नहीं प्रभा, आज हमें अवश्य चलना पड़ेगा। तुम कृष्णा से आज मिलने का वादा कर आई हो। वह बैठी हमारा रास्ता देख रही होगी। हमारे ना जाने से उसे कितना दुख होगा। हाय वही कृष्णा, बार बार वही कृष्णा। पति के मुख से नित्य यह नाम चिंगारी की भांति उड़ाकर प्रभा को जलाकर भस्म कर देता था। प्रभा को अब मालूम हुआ कि आज ये बाहर जाने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं। इसलिए आज इन्होंने मुझसे केशों को संवारने के लिए इतना आग्रह किया था। वह सारी तैयारी उसी उल्टा कृष्णा से मिलने के लिए थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें जाना हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। वर्मा जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं ही चला जाऊंगा। पशुपति के जाने के बाद प्रभा को ऐसा जान पड़ा कि वह वाटिका उसे काटने को दौड़ रही है। ईर्ष्या की ज्वाला से उसका कोमल शरीर हृदय भस्म होने लगा। वे वहां कृष्णा के साथ बैठे विहार कर रहे होंगे, उसी नागिन केश से केश वाली कृष्णा के साथ जिसकी आंखों में घातक विष भरा हुआ है। मर्दों की बुद्धि क्यों इतनी स्थूल होती है। इन्हें कृष्णा के चटक मटक ने क्यों इतना मोहित कर लिया है। उसके मुख से मेरे पैर का तलवा कहीं सुंदर है। हाँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ और वह नव यौवना है। जरा देखना चाहिए उनमें क्या बातें हो रही हैं। यह सोचकर वह अपनी सास के पास आकर बोली, अम्मा इस समय अकेले जी घबराता है, चलिए कहीं घूम आवे। सास बहू पर प्राण देती थी, चलने पर राजी हो गई। गाड़ी तैयार करा के दोनों घूमने चली। प्रभा का श्रृंगार देखकर भ्रम हो सकता था कि वह बहुत प्रसन्न है, किंतु उसके अंतर स्थल में एक भीषण ज्वाला दहक रही थी। उसे छिपाने के लिए वह मीठे स्वर में एक गीत गाती जा रही थी। गाड़ी एक सुरमय उपवन में उड़ी जा रही थी। सड़कों के दोनों ओर विशाल वृक्षों की सुखद छाया पड़ रही थी। गाड़ी के कीमती घोड़े गर्व से पूंछ और सिर उठाए टप टप करते जा रहे थे। आह, वह सामने कृष्णा का बंगला आ गया, जिसके चारों ओर गुलाब की बेल लगी हुई थी। उसके फूल उस समय निर्दय कांटों की भांति प्रभा के हृदय में चुभने लगे। उसने उड़ती हुई निगाह से बंगले की ओर ताका। पशुपति का पता न था। हाँ, कृष्णा और उसकी बहन माया बगीचे में विचर रही थी। गाड़ी बंगले के सामने से निकल ही चुकी थी कि दोनों बहनों ने प्रभा को पुकारा और एक क्षण में दोनों बालिकाएं हिरनियों की भांति उछलती कूदती फाटक की ओर दौड़ी। गाड़ी रुक गई। कृष्णा ने हंसकर सास से कहा, अम्मा जी आज आप प्रभा को एकाध घंटे के लिए हमारे पास छोड़ जाइए। आप इधर से लौटे तब इन्हें लेती जाइएगा। यह कहकर दोनों ने प्रभा को गाड़ी से बाहर खींच लिया। सास कैसे इनकार करती। जब गाड़ी चली गई तब दोनों बहनों ने प्रभा को बगीचे में एक बेंच पर जा बिठाया। प्रभा को इन दोनों के साथ बातें करते हुए बड़ी झिझक हो रही थी। वह उनसे हंसकर बोलना चाहती थी, अपनी किसी बात से मन का भाव प्रकट नहीं करना चाहती थी, किंतु हृदय उनसे खिंचा ही रहा। कृष्णा ने प्रभा की साड़ी पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा, बहन क्या यह साड़ी अभी ली है? इसका गुलाबी रंग तो तुम पर नहीं खिलता।
कोई और रंग क्यों नहीं लिया? प्रभा, उनकी पसंद है, मैं क्या करती? दोनों बहनें ठट्टा मारकर हंस पड़ी। फिर माया ने कहा, उन महाशय की रुचि का क्या कहना, सारी दुनिया से निराली है। अभी इधर से गए हैं, सिर पर इससे भी अधिक लाल पगड़ी थी। सहसा पशुपति भी शहर से निकलता हुआ सामने से निकला। प्रभा को दोनों बहनों के साथ देखकर उसके जी में आया कि मोटर रोक ले। वह अकेले इन दोनों से मिलना शिष्टाचार के विरुद्ध समझता था, इसलिए वह प्रभा को अपने साथ लाना चाहता था। जाते समय वह बहुत साहस करने पर भी मोटर से न उतर सका। प्रभा को वहां देखकर इस शुभ अवसर से लाभ उठाने की उसकी बड़ी इच्छा हुई, लेकिन दोनों बहनों की हास्य ध्वनि सुनकर वह संकोच वश न उतरा। थोड़ी देर तक तीनों रमणियां चुपचाप बैठी रही। तब कृष्णा बोली, पशुपति बाबू यहाँ आना चाहते हैं पर शर्म के मारे नहीं आई। मेरा विचार है कि संबंधियों को आपस में इतना संकोच न करना चाहिए। समाज का यह नियम कम से कम मुझे तो बुरा मालूम होता है। तुम्हारा क्या विचार है प्रभा? प्रभा ने व्यंग भाव से कहा, यह समाज का अन्याय है। प्रभा इस समय भूमि की ओर ताक रही थी, पर उसकी आंखों से ऐसा तिरस्कार निकल रहा था जिसने दोनों बहनों के परिहास को लज्जा सूचक मौन में परिणत कर दिया। उसकी आंखों से एक चिंगारी सी निकली जिससे दोनों युवतियों के आमोद प्रमोद और उस कुवृत्ति को जला डाला जो प्रभा के पति परायण हृदय को बाणों से वैध रही थी।